नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये अपना अंतिम लेक्चर है, प्रबंधन का पूरा कोर्स हो जाएगा आज। लेक्चर नंबर 63, जिसमें फाइनल अपने तीसरे पार्ट वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट 3 की बात करेंगे। और पिछले लेक्चर में पूंजी बाजार की बात कर रहे थे, कैपिटल मार्केट की, जो कि 1 साल से अधिक जो दीर्घकालीन खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए पूंजी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से पैसा उठाया जाता है। तो उसी में आगे बात करेंगे आज द्वितीयक बाजार की, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार की बात अपन लेक्चर नंबर 62 में कर चुके हैं। यदि वो नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वो पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट, जब एक कंपनी के शेयर्स की बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर होती है तो ऐसे बाजार को द्वितीयक बाजार कहते हैं। इसलिए द्वितीयक बाजार को शेयर बाजार भी कहते हैं। जब एक कंपनी के शेयर्स की बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर, तो ऐसे बाजार को द्वितीयक बाजार कहते हैं। कि इसलिए शेयर बाजार को भी कई बार क्या कह देते हैं, द्वितीयक बाजार कह देते हैं। यहां पर कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं, फ्री फ्लोट मतलब जो पहले से बाजार में आ चुके हैं, कंपनी द्वारा ग्राहकों के पास आ चुके हैं, अब ग्राहक आपस में खरीदते बेचते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। तो इनकी खरीदी बिक्री होती है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप क्या होती है? चिप क्या होती है? कंप्यूटर में लगने, कंप्यूटर का जो मेन हार्ट पोर्शन होता है वो कहलाती है चिप। और ब्लू चिप का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ एनीथिंग। ब्लू चिप का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कॉपी ऑफ एनीथिंग। जैसे ये मेरे नोट्स हैं तो ये ओरिजिनल कॉपी है, तो दैट इज ब्लू चिप, ठीक है। आकार में बड़ी कंपनी, जिनका इतिहास जो कंपनी का रहा हो वो साफ सुथरा रहा हो, निरंतर समृद्धिशाली रही हो कंपनी, तथा समय समय पर उचित लाभांश भी वितरण करती रही हो अपने जो निवेशकर्ता हैं उनको, समय समय पर उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो और बड़ी भी रही हो कंपनियां, वो कहलाती हैं ब्लू चिप कंपनी। ऐसी कंपनियों में निवेश करना या ऐसी कंपनियों के शेयर लेना मुनाफेदार होता है। ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनमें मुनाफा मिलेगा ही आपको। फॉर एग्जांपल एसबीआई के शेयर, टाटा के शेयर, है ना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बाजार पूंजीकरण। पहले कई बार बात कर चुके हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी के बाजार मूल्य को दर्शाता है। किसी कंपनी का बाजार मूल्य कितना है उसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर उस कंपनी के टोटल शेयर्स बाजार में कितने फैले हैं, नंबर ऑफ टोटल शेयर्स गुणे मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर। एक शेयर का भाव और टोटल शेयर्स का नंबर अगर गुणा कर देंगे तो मार्केट का पूंजीकरण आ जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी का। अब बाजार पूंजीकरण के आधार पर ही कंपनी का आकार तय होता है कि लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है कि मिड कैप कंपनी है कि स्मॉल कैप कंपनी है। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो इसी के आधार पर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज का होना तय होता है। फिर बात करेंगे बुल्स एंड बियर्स, जिसको बोलते हैं तेजड़िया एवं मंदड़िया। दोनों ही ये निवेशकों के प्रकार हैं। तेजड़िया जो होते हैं वो आशावादी होते हैं, बाजार, शेयर बाजार की तेजी में आस्था रखते हैं। इनको लगता है हमेशा कि बाजार में तेजी आएगी, तो ये हमेशा खरीदारी करते हैं, अतः वे शेयरों की खरीदारी करते हैं। मंदड़िया जो होते हैं वो निराशावादी होते हैं, अतः जब शेयर बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो इसे बुलिश कहा जाता है। बुल से बन गया है बुलिश, और जब तेजी से नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं? बियरिश, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तेजड़िया में बुल होता है, सांड होता है, और नीचे आता है तो भालू होता है, बियरिश। आप देखेंगे दलाल स्ट्रीट में इस तरीके के चिन्ह बने हुए हैं, है ना। सांड बना हुआ है, सांड मतलब तेज, खूंखारनस और तेजी होती है सांड में, तो बुलिश हो गया। और भालू जो है सुस्त होता है, भालू तो बियरिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर का मतलब होता है भेदिया, अंदरूनी तौर पे। इनसाइडर अंदरूनी ट्रेडिंग या भेदिया कारोबार बोलते हैं इसको। व्यक्ति जो कंपनी से संबंधित है तथा कंपनी की गोपनीय जानकारी भी उसके पास है, कंपनी क्या कब करने वाली है, बड़े मूव लेने वाली है, कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस एकदम से कब आने वाले हैं, है ना, या कंपनी लाभ करने वाली है बहुत बड़ा या हानि करने वाली है, तो कंपनी को कंपनी से संबंधित गोपनीय जानकारी है उस व्यक्ति को कंपनी की, तो वह उसी कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री करके अवैध रूप से कमा सकता है। तो उसको बोलेंगे कंपनी का भेदिया हो गया ना, जैसे विभीषण था, है ना, रावण का भेदिया। इसी तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करता है कंपनी का वो व्यक्ति, ठीक है। ऐसा करना अवैध माना जाता है, इल्लीगल है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी नोट्स। हालांकि ये बड़े टॉपिक्स हैं लेकिन अब आपके स्कोप में नहीं है, सिर्फ आप जान लीजिए कि पार्टिसिपेटरी नोट्स या इसी को पी नोट्स बोलते हैं। भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
जो विदेशी कंपनियां हैं उसमें भारत के शेयर बाजार में उनका निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेटरी नोट्स नाम का उपकरण इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लागू किया है। ठीक है, इतना जानना काफी है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। म्यूचुअल फंड कंपनीज को असेट मैनेजमेंट कंपनीज भी कहते हैं। पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। मान लीजिए मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, 100 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, तो मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो थोड़ा उचित नहीं लगेगा और बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। तो मेरे जैसे ऐसे हजारों लोगों के 100 200 500 1000 रुपए मिला के और फिर जो पैसा इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअली इकट्ठा किया हुआ फंड, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को जो है वो असेट मैनेजमेंट कंपनीज या एएमसी, ये कई निवेशकों से पूंजी प्राप्त कर एक कोष तैयार करेंगी जैसा कि मैंने बनाया, और फिर उस कोष का पैसा जो है कई अलग अलग जगह तथा कंपनियों के शेयर्स में निवेश कर देती हैं। ऐसा करने के लिए जो होते हैं प्रशिक्षित असेट मैनेजर उस कंपनीज में होते हैं। वो जानते हैं कि हमारे निवेशकों का छोटा छोटा पैसा जो हमने इकट्ठा किया है उसको ऐसी जगह लगाएं कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिले और उसी अनुपात में हमारे निवेशकों को भी रिटर्न मिले। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं कि छोटा छोटा पैसा हर एक निवेशक इकट्ठा करने बड़े बड़े कंपनियों में नहीं लगा सकता शेयर मार्केट में, तो ये लोग इकट्ठा करके और फिर ये लोग अपनी जानकारी के आधार पे उसको बड़ी बड़ी जगहों में लगाते हैं ताकि पैसे का रिटर्न अच्छा मिले। ये कहलाता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, आजकल बहुत छाया हुआ है म्यूचुअल फंड। एनएफओ क्या होता है, तो फुल फॉर्म आ सकता है न्यू फंड ऑफर। जब भी एक कंपनी निवेश की कोई नई योजना लेकर आती है, म्यूचुअल फंड में निवेश की कोई नई योजना लेकर आती है, तो इसे बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। और न्यू फंड ऑफर में एक जो काल्पनिक यूनिट होती है म्यूचुअल फंड की, एक यूनिट कहलाती है काल्पनिक यूनिट, उसकी वैल्यू होती है 10 रुपए ज्यादातर। इस 10 रुपए को फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, 10 रुपए को बोलते हैं फेस वैल्यू। प्रश्न आ चुका है, किसी भी समय जो ये एक काल्पनिक यूनिट होती है म्यूचुअल फंड की, वो किसी भी समय कुछ समय बाद जब समय बीत जाता है तो किसी भी समय इस एक यूनिट की जो मार्केट की वैल्यू होती है, मान लो 10 से 12 रुपए हो गई, तो उस 12 रुपए को क्या बोलेंगे, नेट असेट वैल्यू, NAV फुल फॉर्म। कई बार पेपर में पूछा गया है। नेट असेट वैल्यू किसकी होती है, म्यूचुअल फंड्स की होती है। ठीक है, करंट उस समय उस पर्टिकुलर टाइम की जो मार्केट वैल्यू होती है एक यूनिट की, उसको बोलते हैं NAV या नेट असेट वैल्यू। अब म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मार्केट में प्रवेश करने के आधार पर, म्यूचुअल फंड दो प्रकार के हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है, NFO न्यू फंड ऑफर। क्लोज एंडेड क्या होता है कि कोई न्यू फंड आया है बाजार में, तो न्यू फंड की जो लास्ट डेट है तब तक वो खुला रहता है, उस म्यूचुअल फंड में आप प्रवेश कर सकते हैं। और न्यू फंड ऑफर की डेट जैसी खत्म होती है तो इसके खत्म होने के बाद ऐसी योजनाओं में निवेश नहीं किया जाता, मतलब क्लोज एंडेड है। डेट उनकी निकल गई, फिर उस म्यूचुअल फंड को नहीं खरीदा जा सकता। ओपन एंडेड में कभी भी उस म्यूचुअल फंड को आप निवेश करें, कभी भी उसमें घुसें, कभी भी उससे बाहर निकले, ये कहलाता है ओपन एंडेड। अब म्यूचुअल फंड के निवेश या तो एक मुश्त कर सकते हैं आप, लमसम अमाउंट, मान लो 70,000, 1,70,000, 3 लाख, 5 लाख के ऐसे म्यूचुअल फंड इकट्ठे खरीद ले, या फिर SIP करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फुल फॉर्म आ सकता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए प्रति माह निश्चित राशि जमा की जाती है। 1,000 रुपए प्रति माह, 2,000 रुपए प्रति माह, 5,000 रुपए प्रति माह, 10,000 रुपए प्रति माह, जैसा आप चाहें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा पूरा म्यूचुअल फंड का मैकेनिज्म, अभी तो थोड़ा सा अपनी सीमाएं निश्चित हैं। तो रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब मार्केट ऊंचा होता है तो आपको कम यूनिट्स अलॉट होती हैं, और जब मार्केट NAV जब नीची होती है तो उतने पैसे में ही आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट अलॉट हो जाती है, तो आपकी जो यूनिट्स का है वो एवरेजिंग हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। SIP जो होता है वो क्लोज एंडेड नहीं हो सकता, क्योंकि SIP में आप कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी निवेश करते हैं, जबकि क्लोज एंडेड में एक निश्चित समय तक ही घुस सकते थे आप। तो SIP कभी भी क्लोज एंडेड नहीं हो सकती। और म्यूचुअल फंड में घुसते समय का चार्ज कहलाता है एंट्री लोड, तथा म्यूचुअल फंड को जब आप भुगतान करा लेते हैं उसको बोलते हैं रिडेम्पशन शब्द बोलते हैं उसको। जब म्यूचुअल फंड आप बेच देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो बाहर निकलते समय जो रिडेम्पशन कराते समय का जो चार्ज होता है वो कहलाता है एग्जिट लोड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में घुसते समय एंट्री लोड, म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते समय एग्जिट लोड लगता है। अब बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट।
हैं दोनों एक ही बंदे। जो नए नए व्यापार में पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टर्स या कैपिटलिस्ट कहलाते हैं। दोनों प्रश्न आए हैं परीक्षा में। ऐसे निवेशक जो नए स्टार्टअप्स या नवाचार या नए व्यापार में पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट। इनका उद्देश्य जो होता है तत्काल लाभ कमाना नहीं होता है। इनमें बस फर्क, इन दोनों में, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट में फर्क क्या है? एंजल इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी के संस्थापक की छवि को वरीयता देता है। कंपनी का संस्थापक कौन है? रतन टाटा है, जमशेदजी टाटा है, धीरूभाई अंबानी है ना, सुनील भारती मित्तल हैं, आर्सेलर मित्तल, लक्ष्मी मित्तल हैं, कौन है ना, या फिर विजय माल्या है ना, ऐसे भगोड़े लोग हैं क्या? तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये संस्थापक की छवि को वरीयता देते हैं कौन? एंजल इन्वेस्टर्स। और जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट किसकी? कारोबार की प्रकृति देख के अपना पैसा लगाते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? कारोबार की वीसी, कारोबार की प्रकृति को देख के लगाते हैं। और जबकि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? संस्थापक की छवि। ठीक है, तो एंजल लोग संस्थापक होते हैं, ऐसे याद रखेंगे आप। एंजल लोग कैसे होते हैं? संस्थापक। ठीक है दोस्तों, अब नोट्स बनाने का समय बिल्कुल नहीं बचा है और आप इसी लेक्चर के साथ दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके और पूरे कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ बहुत नॉमिनल चार्जेस पे प्राप्त कर सकते हैं। सो आप बढ़िया इसके वीडियो पढ़िए और पीडीएफ साथ में ले लीजिए। सो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और प्रैक्टिस करने लगिए। मैं भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, कल से आपको प्रैक्टिस वाले वीडियोस मिलेंगे। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए। अब बात करते हैं रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है कि भारत में शेयर बाजार में खरीद बिक्री का जो वास्तविक निपटारा होता है वो अभी अभी चेंज हुआ है कुछ हफ्ते पहले। T+1, पहले T+2 था। तो वास्तविक निपटारा जो खरीद बिक्री का है शेयर बाजार में वो T+1 सेटलमेंट में पूरा होता है। अर्थात आज खरीदी बिक्री की अगर शेयर की आपकी, तो धनराशि जो है वो अगले दिन या कुल 2 दिन लगते हैं, मतलब कुल 2 दिन। अर्थात आज का सेटलमेंट जो है, या इसी को सेटलमेंट का दूसरा शब्द क्या है? स्क्वायर ऑफ। आज यदि सुबह आपने खरीदा है तो कल शाम तक आपके अकाउंट में, खरीदा है तो आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा और बेचा है तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसी को बोलते हैं T+1 सेटलमेंट। T मतलब टुडे +1, टुडे आज प्लस 1 दिन, मतलब कल। 2 दिन में आपका पूरा सेटलमेंट हो जाता है। इसी को बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट। ESOPs क्या होता है? एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप ESOPs का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। कंपनी के कर्मचारियों को वफादारी के बदले, जो कंपनी के कर्मचारी कुछ बहुत वफादार कर्मचारी होते हैं, तो वफादारी के बदले मुफ्त में या कम कीमत पर कंपनी के शेयर प्रदान करना, यह कहलाता है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, ESOPs। परंतु कर्मचारी जो है वो इन शेयरों को निश्चित समय सीमा तक बेच नहीं सकते, है ना। ऐसे ही तो भूमि के मामले में होता है कि सरकार जो होता है, वे जिनके पास भूमिहीन है उनको सरकार जो है वो भूमि बंटन, सरकारी बंटन की भूमि दे देती है, लेकिन 15 साल तक वो भूमि को बेच नहीं सकते। इसी तरीके से इन कर्मचारियों को जो मुफ्त में या कम कीमत पर कंपनी के शेयर मिले हैं, इन शेयरों को ये निश्चित समय सीमा तक बेच नहीं सकते। ठीक है, ESOPs। इसके बाद बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की या समता अंश। ये एक कंपनी के सामान्य या साधारण शेयर होते हैं, समता अंश या इक्विटी शेयर्स। सामान्य शेयर होते हैं, कंपनी के संस्थापक एवं आम निवेशक के पास जो होते हैं वो समता शेयर्स ही होते हैं, इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। इक्विटी का मतलब कई बार शेयर मार्केट से भी लगाते हैं। ऐसे शेयर धारक कंपनी के किसी भी निर्णय में जो है वो मतदान कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि जो शेयर धारक समता अंशधारी होते हैं, ये कंपनी के किसी भी निर्णय में मतदान कर सकते हैं, परंतु इन्हें लाभांश का हिस्सा तभी प्राप्त होता है जब कंपनी चाहे। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कंपनी लाभांश अपने हिसाब से तय कर सकती है, लेकिन यदि कंपनी ने बाजार से ऋण उठाया है तो ऋण का ब्याज उसे समय पे ही चुकाना पड़ेगा, उसके लिए वो बाध्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है समता शेयरों के बारे में। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स, है ना। यदि इन्हें कंपनी बड़े निवेशकों को बेचती है, बाजारी दर से भी ज्यादा दर पर बेचती है, ये ध्यान रखेंगे। बाजारी मूल्य जो शेयर्स का है उससे भी ज्यादा दर पर बेचती है कंपनी बड़े निवेशकों को। कौन से शेयर? प्रेफरेंशियल शेयर्स। किंतु लाभांश जो है वो निरंतर प्रदान करती है। ऊपर वाले में लाभांश के लिए कंपनी अपना हिसाब से कर सकती थी, लेकिन यहां पे लाभांश कंपनी को निरंतर प्रदान करना पड़ेगा क्योंकि बाजारी दर से ऊपर बेचा है। प्रेफरेंशियल शेयर्स को क्या बोलते हैं? वरीयता शेयर्स। किंतु वरीयता शेयर धारकों को कंपनी के किसी भी निर्णय में मतदान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन लाभांश बिल्कुल फिक्स मिलेगा
और शेयर बाजारी दर से कम दर ज्यादा दर पे मिलेंगे। ये कहलाता है शेयर वरीयता शेयर या प्रेफरेंशियल शेयर्स। अब कुछ जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया में उनकी बात कर लेते हैं। यूएसए के स्टॉक मार्केट को नैस्डैक और डाउ जोन्स भी बोलते हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक और डाउ जोन्स। जापान के शेयर मार्केट का नाम है निक्केई, जर्मनी का डैक्स, इटली का मिबटेल, इटली ITL आ गया ना, इटली की स्पेलिंग में ITL तीनों आ गया, ठीक है। तो इटली की मिबटेल, ब्रिटेन का FTSE और ब्राजील का बोवे स्पा और कनाडा का स्टैंडर्ड एंड पुअर, परीक्षा में आ चुका है स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है। क्रेडिट रेटिंग मतलब A++ है ना, B+, B-, इस तरीके से जो रेटिंग दी जाती है कंपनी की साख को, किसी भी वित्तीय संस्थान की साख को जो रेटिंग दी जाती है वो क्रेडिट रेटिंग कहलाती है। और नैस्डैक का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डिबेंचर्स। शुरू से बात करते आ रहे हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब होता है ऋण पत्र, ऋण नहीं, ऋण पत्र, डिबेंचर्स। यदि एक कंपनी या औद्योगिक इकाई जो होती है अपने दीर्घकालीन व्ययों को पूरा करने, दीर्घकालीन व्यय का मतलब 1 साल से ज्यादा, तो दीर्घकालीन व्ययों को पूरा करने के लिए पूंजी प्राप्त करना चाहे बाजार से, तो वह अपनी कंपनी के ऋण पत्र जारी कर सकती है और ऐसा करके वो पूंजी बाजार से उठा सकती है। ऋण पत्र क्या होते हैं? बॉन्ड के रूप में जारी होता है। बॉन्ड क्या होता है? कागज का एक पेपर होता है जिसमें शर्तें लिखी होती हैं कि कितना कितना ब्याज चुकाया जाएगा। तो ऋण पत्र जो होता है वो बॉन्ड के रूप में जारी होती हैं। इसका खरीदार जो होता है वो ऋण पत्र धारक कहलाता है और खरीदार को क्या समय समय पे ब्याज की प्राप्ति होती है, ना कि उसको लाभांश मिलेगा। लाभांश किसमें मिलता है? डिविडेंड किसमें मिलता है? शेयर्स में मिलता है। लाभांश कभी डिबेंचर्स में नहीं मिलता। डिबेंचर्स में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अब यह डिबेंचर्स परिपक्व होने की स्थिति में जो ऋण पत्र धारक होता है, इन डिबेंचर्स को जो खरीदने वाला होता है, वो अपने डिबेंचर्स कंपनी को वापस करता है और अपनी मूल पूंजी भी प्राप्त कर लेता है। समय समय पे ब्याज भी प्राप्त करता है और परिपक्वता अवधि के बाद उसको मूल पूंजी भी अपनी वापस मिल जाती है। तो निवेशक को यह फायदा होता है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, भारत में सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भारत में नाम है इकरा, स्टैंडर्ड एंड पुअर, प्राइस वाटर हाउस कूपर, ये सब विदेश की कंपनियां हैं। मूडीज, ये प्रश्न आ चुके हैं सारे। स्टैंडर्ड एंड पुअर कनाडा की है, प्राइस वाटर हाउस कूपर अमेरिका की है, मूडीज अमेरिका की है। तो ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है। और ऋण पत्र की साख निर्धारित करती है, डिबेंचर्स की साख या क्रेडिबिलिटी कौन निर्धारित करती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्योंकि ऋण पत्र में खतरा ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी साख, कंपनी की साख निर्धारित कौन करती है? ऋण पत्रों की साख निर्धारित करने वाली एजेंसियां हैं क्रिसिल, इकरा, S&P, PwC, मूडीज। ऋण पत्र 3 प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, या इसी को बोलते हैं NCD, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अपनी परिपक्वता अवधि तक ये अपरिवर्तनीय है ना ऋण पत्र, तो ये अपरिवर्तनीय रहते हैं, अर्थात ऋण पत्र ही बने रहते हैं। इन्हें शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपनी परिपक्वता अवधि तक जो ये थे वही बने रहते हैं, अर्थात ऋण पत्र ही बने रहते हैं। इसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पूर्णतः परिवर्तनीय में अब क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में क्या हो जाएगा कि ऋण पत्र जो है वो कुछ समय बाद पूरी तरीके से शेयर में परिवर्तित हो जाते हैं। और अब जो निवेशक होते हैं उन्हें शेयर में हुए परिवर्तित तो लाभांश मिलेगा, अब ब्याज नहीं मिलेगा। और अर्ध परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होते हैं? सेमी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं कि कुछ ऋण पत्र, कुछ समय बाद कुछ ऋण पत्र जो होते हैं वो ऋण पत्र के रूप में ही रह जाते हैं और कुछ ऋण पत्र जो होते हैं वो शेयर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो ऋण पत्र के रूप में रहते हैं उनमें ब्याज मिलता है और जो शेयर में परिवर्तित हो जाते हैं उनमें लाभांश मिलता है। और लास्ट टॉपिक है पूरे सिलेबस का, डीमटेरियलाइजेशन या डीमैट खाता। मटेरियलाइजेशन से बना है मैट, मटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? मैट।
प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज जो होती हैं, इसका सारा व्यापार अब जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बही खाता प्रविष्टि के रूप में होता है। आप कंप्यूटर से करते हैं, आप मोबाइल से लेन देन करते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच सकते हैं, रिडेम्पशन करा सकते हैं उनका। अतः शेयरों को भौतिक रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है। अब शेयर जो है वो कागज के रूप में आप अपनी अलमारी में नहीं रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर या प्रतिभूतियां आपके मोबाइल पे पड़ी हैं, लेकिन मोबाइल पे भी पड़ी हैं तो कहां पे पड़ी हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी कहीं पड़ी होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों या दूसरी चीजों का पड़ा रहना क्या कहलाता है? विभौतिकीकरण या डीमटेरियलाइजेशन, मटेरियल का खत्म हो जाना, डीमटेरियलाइजेशन, विभौतिकीकरण। और ये जो पड़े रहते हैं, ये कहां पड़े रहते हैं? डिपॉजिटरी। विभौतिकीकरण होने के पश्चात भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से निवेशक को एक स्थान ऐसा चाहिए जहां पे वह इलेक्ट्रॉनिक शेयरों को रख सके। इसे ही डिपॉजिटरी या निक्षेपागार कहते हैं। और यहां पर निवेशक अपना एक डीमैट खाता खोलेगा और उस डीमैट खाते में निवेशक के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स जो भी वो खरीदेगा सब उसी खाते में पड़े रहेंगे। समझ लीजिए आपकी जेब में पड़ा हुआ एक पर्स है जिसमें आपकी फोटो भी पड़ी है, जिसमें आपका आधार नंबर भी पड़ा है, पैन कार्ड भी पड़ा है, एडमिट कार्ड भी पड़ा है, पैसे भी पड़े हैं, सिक्के भी पड़े हैं और बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो आप बताना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये डीमैट खाता इसी तरीके से खोलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली चीजें पड़ी रहेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल डीमैट के एग्जाम्पल, डिपॉजिटरीज के एग्जाम्पल क्या हैं? तो दो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। फुल फॉर्म आएगा NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, खूब इंपॉर्टेंट है NSDL। इनफैक्ट जो कर्मचारी होते हैं ना, कर्मचारियों का जो पेंशन बनती है, पेंशन कहाँ पे पड़ी रहती है? यहीं पे पड़ी रहती है, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो आपकी जो पेंशन कटेगी वो यहीं पे पड़ी रहेगी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और CSDL का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। दोनों के फुल फॉर्म याद रखिएगा। और बूरसेस का मतलब होता है शेयर बाजार, ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत कमी रही होगी तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के समय में बताते चलूंगा आपको। इस तरीके से 63 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है। PDF आपको चाहिए हो तो इसी लेक्चर में लिंक में मोबाइल नंबर दिखने वाला है आपको। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मोबाइल ना लगाएं और कुछ नॉमिनल चार्जेस पे पूरे सिलेबस की PDF आप बेहतरीन तरीके से प्राप्त करें, पढ़ें। अपन आगे अगला लेक्चर आपको प्रैक्टिस सेशन के रूप में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।